Hello everyone. In the last lecture, we tried to understood about availment of ITC in certain special cases. Basically, our section 18 we tried to understood in the last lecture. But I know that many of you might not have understood it in a clear way in the first instance. It takes a time. That is very normal. Before we start with the rules relating to section 18, let's again just quickly go through what we have covered under section 18. So the whole section 18 has been splitted into 6 different parts, starting with section 18 subsection 1, section 18 subsection 1, which has 4 clauses up to D. Then there is a subsection 2, subsection 3, 4, 5, and at last there is a 6th. So the whole section 18 splitted into 6 parts. The first part, subsection 1, basically talks about an availment mechanism. 18.1 बात कर रहा था क्या अवेलमेंट का. उसके अंदर सबसे पहला क्लॉज था क्या कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है विद इन 30 days from the date when you become liable to register, then the ITC would be available to you. The ITC would be available to you from the day when you become liable. That means the day when you become liable, उसका आपका ओपनिंग स्टॉक मीनिंग देयर बाय उसके आगे वाले दिन का क्लोजिंग स्टॉक जितना भी आपके पास पड़ा होगा उन सब पे उन सारे इनपुट पे आप ITC ले सकते हो. 18.1 किसकी बात नहीं कर रहा था? वो बात नहीं कर रहा था इनपुट सर्विसेज की, ना ही वो बात कर रहा था कैपिटल गुड्स की. सो आप 18.1 क्लॉज ए में सिर्फ और सिर्फ इनपुट पे ही ITC ले सकते हो. इनपुट मे बी एज सच may be contained in semi-finished goods, may be contained in finished goods which are there in our stock. So आपका 18.1A था basically ITC availment on inputs where you are taking registration within 30 days. Then there was a B in case of voluntary registration. So in case where you are taking registration, even though you are not liable to take registration, voluntary registration. So 18.1B की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम. तो वो केस में आपको ITC कब से मिलेगा? The day when you have been granted registration certificate, उस दिन का ओपनिंग स्टॉक या फिर उसके आगे वाले दिन का क्लोजिंग स्टॉक. यहाँ पे भी बात की है सिर्फ और सिर्फ इनपुट की. यहाँ पे भी आपको इनपुट सर्विस या कैपिटल गुड्स पे ITC नहीं मिलेगी. तो इनपुट कंटेन्ड एज एन एज सच कंडीशन, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स और इनपुट कंटेन इन फिनिश गुड्स विच आर इन स्टॉक, उस पर आप यहाँ पे ITC ले सकते हो. सो दैट इज योर क्लॉज बी. क्लॉज सी में हम बात कर रहे थे बेसिकली कि आप पहले अगर सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम में टैक्स पे करते थे, अब आप नॉर्मल टैक्स पे करने वाले हो. सो हमें पता है कि आपको कंपोजिशन स्कीम में कोई ITC नहीं मिलती थी. अब आप नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे करोगे तो अब आपको ITC मिलेगी. आपको ITC मिलेगी. तो जैसे ही आप स्विच ओवर करते हो फ्रॉम द कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम, जिस दिन आप चेंज करते हो सेक्शन 9 में आते हो, उस दिन का ओपनिंग स्टॉक या तो फिर अलग तरीके से समझना है तो उसके आगे वाले दिन का क्लोजिंग स्टॉक, उस पर आप ITC ले सकते हो. लेकिन यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस कि यहाँ पे आप ITC दो चीज का ले सकते हो, इनपुट का भी ले सकते हो और कैपिटल गुड्स का भी ले सकते हो. लेकिन कैपिटल गुड्स क्योंकि उसकी लाइफ अज्यूम की गई है 5 साल, तो हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल गुड्स कंपोजिशन स्कीम में कितने पीरियड के लिए यूज हुआ है. जितने पीरियड के लिए कंपोजिशन स्कीम में यूज हुआ है उतने पीरियड की ITC हमें नहीं मिलेगी. कैलकुलेशन वुड बी बेस्ड ऑन क्वार्टरली. तो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से हम देखेंगे कितना लाइफ आउट ऑफ 5 years कितनी लाइफ उसकी कंपोजिशन पीरियड में यूज हुई है. उतना कंपोजिशन स्कीम में जितना यूज हुआ है उस पर हम ITC नहीं लेंगे. द बैलेंस ITC वुड बी अगेन अवेलेबल टू यू. इनपुट तो सारे ITC आपको मिल जाएगी जितने आपके पास स्टॉक में पड़े हुए हैं ऑन एज एन ओपनिंग स्टॉक ऑन द डे, और यू कैन से एज अ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस डे व्हेन यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम अन कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम. तो यहाँ पे हमें क्लॉज सी में उसकी बात की थी. क्लॉज डी में हमने बात की थी दैट पहले आपका गुड्स या सर्विसेज एग्जम था, नाउ इट बिकम्स टैक्सेबल. पहले आपका गुड्स एग्जम था या फिर सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हैं तो वो सर्विसेज एग्जम थी. तो ऑब्वियसली जब आपने इनपुट या फिर इनपुट सर्विसेज या फिर कैपिटल गुड्स जब भी आपने प्रोक्योर किए होंगे तब को आपको ITC नहीं मिली होगी. अब ये गुड्स टैक्सेबल होने लगे हैं, मतलब आज से फॉर एग्जांपल टैक्सेबल हो गए हैं, तो
तो आपको क्या होगा कि क्योंकि पहले एग्जाम था तो आपको आईटीसी नहीं मिलती थी, अब ये टैक्सेबल है तो आपको भी टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप आईटीसी का बेनिफिट भी क्लेम करोगे। तो आप जैसे आईटीसी का बेनिफिट क्लेम करना मांगते हो तो फिर क्या होगा कि आपके पास जितना स्टॉक पड़ा है, कौन से दिन, यू कैन से दैट ओपनिंग स्टॉक ऑन द डे व्हेन इट बिकम टैक्सेबल, और यू कैन से द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द प्रीवियस डे। दोनों सेम अमाउंट ही है, मतलब वो अलग अलग अमाउंट नहीं होनी चाहिए, सेम अमाउंट ही होनी चाहिए। जितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इनपुट का या कैपिटल गुड्स का, तो यहाँ पे भी दो चीजों की बात होती है, इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स। इनपुट सर्विस का तो कहीं पे भी आपको क्लॉज ए टू डी में कहीं पे भी इनपुट सर्विस का आईटीसी नहीं मिलता है, बिकॉज इनपुट सर्विसेज आर नॉट समथिंग विच यू कैन इनपुट सर्विसेज आर नॉट समथिंग विच यू कैन स्टोर, तो वो कभी स्टॉक में होती नहीं है। जैसे आपको मिला वो इमीडिएट कंज्यूम हो जाता है, यू कैन नॉट स्टोर इट, जबकि इनपुट और कैपिटल गुड्स आप स्टोर कर सकते हो। वही रीजन से आप जिस दिन से आपका गुड्स टैक्सेबल हुआ उसके आगे वाले दिन का क्लोजिंग स्टॉक आपका जितना पड़ा है इनपुट का एज सच कंडीशन में, या फिर कंटेन इन सेमी फिनिश गुड्स में, या फिर इनपुट टू द एक्सटेंट कंटेन इन अ फिनिश गुड्स विच आर स्टिल देयर इन अ स्टॉक, आप उस पे भी आईटीसी यहाँ पे ले सकते हो अगर आपके गुड्स एग्जाम थे पहले और अब आज से टैक्सेबल हो गए हैं, तो यस्टरडे का क्लोजिंग स्टॉक पे आप आईटीसी ले सकते हो। कैपिटल गुड्स में सेम थियरी रहेगी जो क्लॉज सी में थियरी थी, क्योंकि कैपिटल गुड्स अपनी पूरी 5 साल की लाइफ में जितनी लाइफ वो यूज हुआ होगा एग्जाम पर्पस के लिए, टू दैट एक्सटेंट वी कैन नॉट अवेल एन आईटीसी, सो मीनिंग देयर बाय द रिमेनिंग लाइफ is now for the taxable purpose, so only to the extent of remaining life you can avail the credit। और ये कैलकुलेशन आपको करना है आर्टिफिशियली 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, और ध्यान देना है कि क्वार्टर हर बार यही होगा, अप्रैल टू जून, देन जुलाई टू सितंबर, अक्टूबर टू दिसंबर, देन जनवरी टू मार्च, यही क्वार्टर लेना है। और बीच वाली डेट आती है तो पार्ट ऑफ द क्वार्टर विल बी ट्रीटेड एज ए फुल क्वार्टर। 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आपको निकालना है कि कितना पीरियड उसका यूज हुआ है एग्जाम पर्पस के लिए। टू दैट एक्सटेंट आप आईटीसी नहीं ले पाओगे, रिमेनिंग आईटीसी यू कैन अवेल कौन से वाले कैपिटल गुड्स के, जो आपके पास पड़े हुए हैं स्टॉक में द डे बिफोर द गुड्स और सर्विसेज बिकम टैक्सेबल। सो क्लोजिंग स्टॉक अगेन द डे बिफोर इट बिकम टैक्सेबल। हाँ, तो ये था हमारा सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18। 2 में कुछ नहीं बोला था कि ऊपर जो हमने आईटीसी अवेल करने के बारे में बात की है, तो आप जब भी आईटीसी क्लेम करना चाहते हो किसी भी गुड्स का, क्योंकि गुड्स की बात हो रही है, सर्विस की तो बात नहीं हो रही है, तो आपको इंश्योर करना है कि वो इनवॉइस 1 साल से पुराना नहीं है। अगर वो 1 साल से पुराना इनवॉइस होगा, तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही डिबेटेबल इशू मेरे हिसाब से है। यहाँ पे बात की है उन्होंने सप्लाई ऑफ गुड्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली इनपुट नहीं लिखा है, तो दिस वुड बी एप्लीकेबल टू इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स। लेकिन सिंस द लाइफ ऑफ एन एसेट इज अज्यूम टू बी 5 years, तो फिर वो परसेंटेज वाला कैलकुलेशन का कोई लॉजिक ही नहीं रहता। तो इवन दो यहाँ पे सिर्फ गुड्स के बारे में लिखा हुआ है कि आप आईटीसी ले सकते हो वही वाले इनवॉइस की जो कि इश्यू हुए हैं विद इन 1 year, लेकिन फिर भी कैपिटल गुड्स अगर होंगे तो मैं मानता हूं, मेरा इंटरप्रिटेशन है कि ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। ये रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होगा ओनली एंड ओनली इफ इट इज एन इनपुट, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ये मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि वरना 5 साल लाइफ का कोई लॉजिक ही नहीं रहता है। वरना वो बोल देते कि 1 साल के बाद कैपिटल गुड्स पे भी आपको आईटीसी नहीं मिलता है, तो 5 साल की लाइफ का कोई मतलब ही नहीं होता है। सो इसलिए मेरे हिसाब से ये आपको कैपिटल गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसेक्शन 3 था आपका चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कुछ था नहीं, दैट द होल बिजनेस हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रांसफरर टू ट्रांसफरी। तो जितना भी आईटीसी का बैलेंस होगा किसमें, इनपुट क्रेडिट लेजर में, जितना भी बैलेंस रहेगा आपका क्रेडिट लेजर में, जितना भी बैलेंस होगा आपका क्रेडिट लेजर में, वो सारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरी को, वो सारा बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरी को। इनपुट टैक्स क्रेडिट जितना भी रहेगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का बैलेंस होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा ट्रांसफरर से ट्रांसफरी में। और इसके लिए रूल भी है, तो वो रूल आई थिंक 41 नंबर का रूल है इसका। तो आपको वो प्रोसीजरल पार्ट है, तो आप पढ़ोगे आपको वो सीधा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। वो वाला रूल मैं नहीं कराऊंगा, बिकॉज दैट आई एक्सपेक्ट यू टू डू ऑन योर ओन। सीधा प्रोसीजर ही पढ़ना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है और एक सर्टिफिकेट लेना है चार्टर्ड अकाउंटेंट से या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट से, तो वो सिंपल रूल है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिंपल था, इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन द ट्रांसफरी विल गेट द क्रेडिट, किसके पास है,
ट्रांसफरर के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जितना बैलेंस पड़ा है वो सीधा आ जाएगा ट्रांसफरी के पास, बस बाय वे ऑफ फाइलिंग ऑफ सम फॉर्म, दैट इज एन ITC 02 एक फॉर्म है, वो आपको फाइल करना है। उसके बाद आते हैं सबसेक्शन 4 में, तो दैट इज आई विल से द मिरर इमेज ऑफ 18(1)(c) एंड D। 18(1)(c) और D क्या था, पहले कंपोजिशन में, फिर नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स में, या फिर पहले एग्जाम बाद में टैक्सेबल, उसका मिरर इमेज उल्टा। मिरर इमेज क्या है कि पहले टैक्सेबल था अब एग्जाम्प्ट हुआ, या फिर पहले सेक्शन 9 में पे करते थे अब सेक्शन 10 में पे करोगे। तो मतलब ये यहाँ पे मेरा पास्ट देखो तो वहां पे मैं टैक्स पे करता था और ITC अवेल करता था, जबकि फ्यूचर देखो तो वहां पे मैं ना टैक्स पे करूंगा, सो ITC भी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। तो ऑब्वियसली चीज है, फ्यूचर में अगर ITC नहीं मिलने वाली है, नए परचेज पे तो ITC नहीं मिलने वाली है। नॉट जस्ट दैट, जितना आपके पास स्टॉक भी पड़ा होगा द डे व्हेन यू स्विच ओवर फ्रॉम एन टैक्सेबल टू एग्जाम्प्ट या फिर 9 टू सेक्शन 10, जिस दिन आप स्विच ओवर करोगे उस दिन जितना ITC का बैलेंस भी पड़ा हुआ है वो भी आपका जीरो हो जाएगा। किस तरीके से आपको करना है ये कैलकुलेशन, आपको ये कैलकुलेशन करना है बहुत स्पेसिफिकली, किस तरीके से करेंगे ये कैलकुलेशन करेंगे हम इस तरीके से कि हमें देखना है जिस दिन स्विच ओवर हो रहा है उस दिन आपको देखना है आपके पास कितने इनपुट पड़े हुए हैं स्टॉक में। वापस से यहाँ पे इनपुट सर्विसेज नहीं आएगी, बिकॉज इनपुट सर्विसेज कैनॉट बी स्टोर्ड, सो अगेन वो इश्यू नहीं आता है। ये कैलकुलेशन हमें करना है सिर्फ इन द केस ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। ये कैलकुलेशन हमें करना है सिर्फ इन द केस ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स। क्या करना है, जिस दिन स्विच ओवर हो रहा है 9 टू 10 या फिर एग्जाम टू टैक्सेबल में, उस दिन आपके पास कितना इनपुट या कैपिटल गुड्स पड़ा हुआ था, वो इनपुट या कैपिटल गुड्स में आपने पहले कितनी ITC लेके आप बैठे हुए थे, वो वाली ITC आप रिवर्स करोगे यहाँ पे बाय वे ऑफ डेबिटिंग इट टू इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। लेकिन ये पॉसिबल है कि जिस दिन आप रिवर्सल कर रहे हो उस दिन आपके पास क्रेडिट लेजर में बैलेंस नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप कैश में पे करोगे। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास एक्सेस क्रेडिट बैलेंस बच जाता है ये रिवर्सल करने के बाद, तो क्या करेंगे, तो द बैलेंस क्रेडिट विल लैप्स। सो आपको ये चीज का यहाँ पे ध्यान देना है। और कैपिटल गुड्स में वापस से वही थियरी आएगी, कौन सी थियरी, कि कैपिटल गुड्स की लाइफ जैसे अज्यूम की गई है 5 साल, तो आपको देखना पड़ेगा जिस दिन स्विच ओवर हो रहे हैं उस दिन कैपिटल गुड्स आपके पास हैं जो वो आपने कब खरीदे थे, तो जितना पीरियड आपने टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया उतना तो आपका वैलिड अवेलमेंट था। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिवर्सल यहाँ पे, तो आप देखोगे कि कैपिटल गुड्स की टोटल लाइफ है जो 5 साल की, उसमें से कितनी लाइफ आपने यूज की थी टैक्सेबल पर्पस के लिए या फिर सेक्शन 9 पर्पस के लिए, उतना क्रेडिट आप रिवर्स नहीं करोगे, उतना आप यहाँ पे रिटेन करोगे। तो यहाँ जो कैलकुलेशन कर रहे हैं ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट आता है रूल्स में। ये कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे क्वार्टरली कैलकुलेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे मंथली कैलकुलेशन करेंगे। क्या करेंगे हम कि जितने मंथ हमने यूज किया टैक्सेबल पीरियड के लिए, सो यहाँ पे अगर मंथली मुझे करना है और लाइफ में एज्यूम कर रहा हूं 5 साल, तो महीने हो गए 60, तो टोटल 60 महीनों में से कैपिटल गुड्स के कितने महीने आपने यूज किया एंड पार्ट ऑफ द मंथ विल बी ट्रीटेड एज अ फुल मंथ। तो 60 महीनों में से आपने कितने महीने टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया वो आप रिवर्स नहीं करोगे। रिमेनिंग जो मंथ है वो आपके सेक्शन 10 वाले हैं या तो एग्जम्प्ट वाले हैं, सो यहाँ पे आप मंथली रिवर्सल करोगे, मंथली रिवर्सल टोटल रिवर्सल आप करोगे बाय वे ऑफ कैलकुलेटिंग कितनी अमाउंट आती है प्रोपोर्शनेट फॉर दिस कैपिटल गुड। सो दैट इज व्हाट समथिंग व्हिच वी नीड टू डू। सेक्शन सबसेक्शन 5 कुछ नहीं है, दैट इज जस्ट अ रेफरेंस व्हिच हैज बीन गिवन टू द रूल्स। उसके बाद आता था हमारा सबसेक्शन 6। ये वापस से रिवाइज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज पूरा लास्ट वाला सेशन तो बहुत डिटेल सेशन चला गया था। देन वी नीड समथिंग एज अ समराइज फॉर्म बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी प्रोविजंस अंडर ITC, तो कुछ एक समराइज कंटेंट भी चाहिए, तो इसीलिए मैं वापस से ये आपको समराइज कर रहा हूँ। रूल करेंगे तो उतना फटाफट होगा। हाँ, अगर ये समरी अगर आपने सुनी है और आपको याद रह जाएगी। और आई हैव आल्सो प्रिपेयर्ड अ समरी व्हिच आई विल सेंड यू, मैंने यहाँ पे बना के रखी हुई है अलॉन्ग विथ आई हैव पुट सर्टेन क्वेश्चन ऑफ अ मॉड्यूल for a practice purpose for better understanding because I expect they will ask certain question out of section 18। मुझे ऐसा है एक्सपेक्टेशन कि सेक्शन 18 के कुछ क्वेश्चन आएंगे इस बार एग्जाम में, तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मॉड्यूल के उठा के डाले हुए हैं। भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन वी नीड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग फॉर एन ITC। हमारा सब सेक्शन 6 क्या था? सब सेक्शन 6 ऐसा बोल रहा था दैट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर आप कैपिटल गुड्स सेल कर रहे हो, कौन से वाले कैपिटल गुड्स? जो आपने खरीदे थे और उस पर आपने ITC ली थी, तो आप कैपिटल गुड्स अगर सेल कर रहे हो तो यहां पे भी आपको ITC रिवर्सल के फॉर्म में या फिर
ट्रांजैक्शन वैल्यू के फॉर्म में टैक्स तो पे करना ही करना है, बिकॉज सप्लाई, एवरी सप्लाई इज अ टैक्सेबल। लेकिन क्योंकि आपने कैपिटल गुड्स सप्लाई किए हैं तो यहां पे कंपैरिजन आएगा आपका विच एवर इज हायर के फॉर्म में। आपको एक अमाउंट ढूंढनी है कि जो कैपिटल गुड्स आप सप्लाई कर रहे हो उसकी आउट ऑफ 5 इयर्स कितनी लाइफ रिमेनिंग है, क्योंकि जितनी लाइफ आउट ऑफ 5 इयर्स, जितनी लाइफ के लिए आपने यूज किया था वो आईटीसी आपकी, बाकी की जो लाइफ है जो आप यूज नहीं करने वाले अपने लिए, तो वो आईटीसी आप रिवर्स करो, क्योंकि अगर 5 साल के बाद सप्लाई करोगे तो फुल आईटीसी आपकी ही थी। तो यहां पे कैलकुलेशन में किस तरीके से करना है, विच एवर इज हायर, आपको ढूंढना है कि आउट ऑफ 5 इयर्स कितने पीरियड के लिए, यहां पे आएगा वापस 5% पर क्वार्टर के हिसाब से कैलकुलेशन। तो आपको ढूंढना है कि 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आपने टोटल लाइफ में से कितनी लाइफ खुद के लिए यूज किया है और कितनी लाइफ है जो अभी आप खुद के लिए यूज नहीं कर पाओगे। सो रिवर्सल की अमाउंट कौन सी होगी, ऑब्वियसली आउट ऑफ द टोटल लाइफ जितनी लाइफ आप खुद के लिए यूज नहीं कर पाओगे वो होगी रिवर्सल की अमाउंट। तो वो अमाउंट हम यहां पर डिराइव करेंगे। ये अमाउंट से हम कंपेयर करेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से टैक्स कितना आता है, और जितना अमाउंट आता है ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से टैक्स आता है वो टैक्स हम पे करेंगे। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू डू हियर, कंपेरिजन करना है, विच एवर इज हायर दैट इज समथिंग विच यू नीड टू पे। लेकिन विच एवर इज हायर इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, मोल्ड, डाइस, जिग्स एंड फिक्चर्स। इनके केस में तो आपको क्या करना है, सीधा आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जो टैक्स आता है वही पे करना है। सो 5% पर क्वार्टर वाला रिवर्सल यहां नहीं करना है। तो ये था हमारा पूरा सेक्शन 18, ये था हमारा पूरा सेक्शन 18। समराइज करते हैं, जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी, जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट ट्राई टू लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग। क्या था सेक्शन 18 में, 18(1), 2, 3, 4, 5 एंड 6। 18(1) क्या था, 18(1) वॉज अबाउट एन अवेलमेंट। 4 क्लॉजेस थे उसमें। क्लॉज ए बात कर रहा था if you are taking registration within 30 days then what you need to do, I'm just talking about a situation, क्या करना है वो बात नहीं कर रहा because वो अभी पता है हमें। So 18A was about when you're taking registration within 30 days. B, in case of voluntary registration, A and B are applicable only for input. C, when you are shifting yourself from section 10 to section 9, here we are talking about input as well as capital goods. Clause D, in case your goods were or your services were exempt earlier now becomes taxable। तो हमें क्या करना है, यहां पे भी हम बात करेंगे इनपुट की एज वेल एज कैपिटल गुड्स की। तो ये था हमारा 18(1). 18(2) बोल रहा था हमारा इनवॉइसिंग लिमिट, कि 1 साल से पुराना इनवॉइस नहीं होना चाहिए। अगर आपको आईटीसी अवेल करनी है अंडर 18(1) तो आपको देखना है कि आपका इनवॉइस 1 साल से पुराना ना हो। सो दैट वाज अ टाइमिंग लिमिट विच दे हैव स्पेसिफाइड। Then there was an 18(3). 18(3) was in case of change in the constitution. So the balance of ITC as reflected in electronic credit ledger of the transferor will shifted to the transferee by way of filing of the form. So that was your 18(3). 18(4) was in relation to the mirror image of C and D of 18(1). So now earlier was taxable, now exempt. Earlier you are paying under section 9, you are now paying under section 10. So earlier taxable, now exempt, तो यहाँ पे रिवर्सल आएगा, अवेलमेंट नहीं आएगा। So that is also applicable in case of input as well as capital goods. So that was your 18(4). 18(5) was just a reference to the rules. 18(6) was in case of supply of capital goods. Comparison, whichever is higher. Find out the amount of remaining amount of ITC for which you are not going to use. Compare with the transaction value tax. Whichever is higher, that is something which you need to pay. And that is not applicable to refractive material, mold, dies, jigs and the fixtures. वहां पे आप ये 5% पर क्वार्टर वाला कैलकुलेशन नहीं करोगे, सीधा आप ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स पे करोगे। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, डोंट वरी इवन दो यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट। इफ यू कैन सी, ये तो है रूल्स जो हमें पढ़ने हैं, लेकिन रूल्स के बाद क्योंकि ये मटेरियल था तो मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया, आपके मटेरियल में ये नहीं होगा, लेकिन ये मैं फिर भी ये पेज आपको मैं भेज दूंगा, आप इससे खुद की समरी बनाना हो तो बना सकते हो। सो दिस इज योर 18(1) A, B, C and D। ये कैपिटल गुड्स यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मैंने एम्प्टी रखा हुआ है। यहाँ पे कैपिटल गुड्स हैं तो कैपिटल गुड्स में कैलकुलेशन कैसे करना है C और D में, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने पूरा डिस्कस किया है, रूल्स भी मैं डिटेल में जाऊंगा, डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन एक ही चीज रिपीटेटिवली पढ़ने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है तो इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ये 18(1) का एक चार्ट हो गया, पूरा सेक्शन 18 का चार्ट बना है। उसके बाद आता है 18(2) एंड 18(3). सो ये 1 ईयर वाला लिमिट वाला,
और दिस इज समथिंग फॉर द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या करना है उसका समरी है। उसके बाद आता है 18(4) का समरी, कंपेयर किया है इनपुट और कैपिटल गुड्स में, दोनों को ट्रीटमेंट कैसे करनी है, और इसमें मैंने रूल्स के प्रोविजन भी इंसर्ट कर दिए सो दैट यू कैन हैव मोर बेटर क्लैरिटी ऑन दिस। सो ये था आपका 18(4) के लिए पूरा समरी है, आप खुद पढ़ोगे समझ में आएगा, मुझे एक ही चीज वापस से बोल बोल के आपको भी बोर नहीं करना है। और ये है हमारा 18(6) सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स के अंदर विच एवर हायर के हिसाब से हम पे करेंगे, लेकिन एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, मोल्ड, डाइज एंड फिक्सचर्स, जहां पे हम ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से पे करते हैं। तो पूरा समरी मैंने बना के रखा हुआ है, अगर समझ में नहीं आता है क्या हमने किया तो आप समरी देखोगे, आप अच्छे से और समझ पाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है आपको यही समरी बनाना है, दैट इज ऑलवेज प्रिफरेबल। हर बार ना ये समरी मैं आपको इसलिए बना के देता हूं कि आपको थोड़ा समझ में आए, और आप देखो हर एक समरी मैंने अलग अलग तरीके से प्रिपेयर की है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड के देयर आर डिफरेंट वे ऑफ प्रिपेयरिंग अ समरी, डिफरेंट वे ऑफ प्रिपेयरिंग अ समरी। तो आपको जो कन्वीनियंट हो, क्योंकि ये खुद आपको ही पढ़ना है, सो आपको जो कन्वीनियंट हो आप उस हिसाब से समरी बनाओ, तो वही आपको कन्वीनियंट होगा। दो यू कैन यूज माई समरी, आई हैव नो इश्यू, मैं बना ही आपके लिए रहा हूं सिर्फ, लेकिन फिर भी मैं ऐसा ऑलवेज प्रिफर करता हूं कि आप खुद समरी बनाओ ना, तो सीधा दिमाग में सेव होता है, वो टेम्पररी मेमोरी में नहीं जाता है, वो परमानेंट मेमोरी में चला जाता है। तो आप खुद चार्ट बनाओगे, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू, एंड आई मस्ट से दैट यू आर पेइंग एम्पल अमाउंट ऑफ अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं, समरी बना बना के फोटो भेजते हैं मुझे, सो आई एम वेरी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस। लेकिन है कुछ लोग भी ऐसे होंगे ऑब्वियसली जो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते होंगे, लेकिन इग्नोरिंग इज नॉट अ सॉल्यूशन, अगेन आई एम रिपीटिंग, ignorance is not a solution, this is something which you need to do whether you like it or not। मेरे हिसाब से ये मैकेनिज्म पढ़ाई का सबसे बढ़िया है। यहाँ बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होता है, आपके आजू बाजू में भी कोई नहीं होता है, ना आपका ध्यान कहीं और डाइवर्ट होता है, या फिर किसी की एक्टिविटी में डाइवर्ट होता है, या फिर बिकॉज ऑफ एनी रीजन, यू कैन अंडरस्टैंड नो, यू आर सिटिंग इन अ क्लास, बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं, दोस्ती में, प्यार में, वो सारा टाइम पास यहाँ पे नहीं होता है। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, क्योंकि मेरी शकल भी नहीं है तो फिर शकल पे भी आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो कंटेंट पे। सो कंटेंट पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, यहाँ पे मेरी शकल भी होती ना तो आप मेरे एक्सप्रेशन पे फोकस करते हैं, इसलिए जानबूझ के मैं नहीं रख रहा हूँ। देयर इज अ सॉफ्टवेयर मेरे पास है जहां पे कंटेंट भी दिखेगा, मेरी शकल भी दिखेगी साइड में, लेकिन मुझे वो नहीं करना जानबूझ के, बिकॉज अगर मैंने शकल रखी ना तो है, मुझे पता है, और दैट इज अ नॉर्मल साइकोलॉजी कि वो शकल के एक्सप्रेशन पे आपका ध्यान जाता है रादर देन फोकसिंग ऑन द कंटेंट। आई वांट यू टू फोकस ऑन द कंटेंट, सो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। और आपके पास अभी तो ये बेनिफिट है, दो बार सुन सकते हो, इतना टाइम नहीं बिगड़ता है फिर भी। तो और तो कुछ काम है ही नहीं हमारे पास पढ़ाई के अलावा। आप कहीं तो हॉस्पिटल में तो जा नहीं रहे हो कोरोना वाले को हेल्प करने के लिए, तो घर पे ही बैठे हो, तो और कुछ काम नहीं है। रामायण महाभारत में तो कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें। नेटफ्लिक्स तो महंगा है, मूवी तो आप बाद में देख सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार या फिर ZEE5 या फिर अल्ट बालाजी कुछ भी आप यूज कर रहे हो, ऐसा है नहीं कि ये कंटेंट बाद में चला जाएगा, वो कंटेंट वहीं के वहीं रहने वाला है। सो एग्जाम खत्म होने के बाद वापस से आपके लिए ऐसे लॉकडाउन तो नहीं होगा, लेकिन वैकेशन तो है ही आपके पास एग्जाम के बाद, तो आप उसका भरपूर फिर यूज करना ये सारे ऐप देखने के लिए। और मेरे पास जितने सब्सक्रिप्शन हैं वो मैं पासवर्ड दे दूंगा, बाद में एग्जाम के बाद देखते रहना, लेकिन अभी सिर्फ इस पे ध्यान देना बेटा। सो नाउ अगेन सेक्शन तो पढ़ ली, रूल्स आर मोर लाइक अ प्रोसीजर, तो फटाफट खत्म होंगे, बिकॉज आज के लेक्चर में मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसके थोड़े कवर करने हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग होंगे जो मॉड्यूल नहीं देखते होंगे, बहुत सारे हैं जिसके पास बुक शायद नहीं होगी, तो इनके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अब मैं डाल रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लेट्स सी व्हाट दिस रूल 40 इज ऑल अबाउट। मैनर ऑफ क्लेमिंग क्रेडिट इन द स्पेशल केसेस। तो ये बेसिकली किसके लिए बना है, सबसे पहले बेटा वो समझ लो। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18। तो ये सब रूल जो 1 है, रूल 40 का सब रूल 1 जो है वो किसके लिए है, वो है आपकी सेक्शन 18(1). 18(1) में क्या आता है, ABCD। AB में सिर्फ बात हुई थी इनपुट की, C और D में बात हुई थी इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स की। इसीलिए यहां पे क्या बोल रहा है, देखो, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 18 on an input held in a stock, input contained in semi-finished goods or finished goods held in a stock, or on the credit claim on capital goods in accordance with the provision of C and D of the said section। यहाँ पे A भी नहीं बोला, सिर्फ C and D, या फिर पूरा सेक्शन 18(1) भी नहीं बोला, सिर्फ C and D।
तो आपको किस तरीके से करना है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। तो ये कंडीशन है जो हमें फुलफिल करनी है। तो अगर हम बात करें क्लॉज ए की, क्लॉज ए हमारा बात कर रहा है कैपिटल गुड्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सो फार एज इनपुट आर कंसर्न इज वेरी मच क्लियर इन द सेक्शन 18(1) इटसेल्फ कि आपको स्टॉक पे आईटीसी लेनी है। कैपिटल गुड्स में बोला गया था कि एज मे बी प्रिस्क्राइब, वो भी हमें पता है कि क्या करना है हमें। 18(1) क्या था, 18(1) अवेलमेंट के बारे में है, और उसमें भी स्पेसिफिक सी और डी में जो कैपिटल गुड्स आते हैं, ये क्लॉज ए इज ओनली फॉर अ कैपिटल गुड्स। सो input tax credit on the capital goods in the terms of clause C and D of subsection 1 of section 18 shall be claimed, so claim करने के बारे में, लेकिन after reducing the tax paid on such capital goods by 5% per quarter of the year बोला गया है, इसलिए हम अप्रैल वाला या फिर प्री-डिफाइंड क्वार्टर लेते हैं, और part thereof from the date of invoice or such other document on the capital goods were received by the taxable person। तो क्या बोला है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वही चीज यहाँ पे बोली। इनपुट के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज वहां पे तो सेक्शन 18(1) बहुत क्लियरली बोल रहा है, लेकिन सो फार एज कैपिटल गुड्स आर कंसर्न विच इज गेटिंग कवर्ड इन क्लॉज सी एंड क्लॉज डी, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि कैपिटल गुड्स के केस में आपको क्रेडिट मिलेगी, नो डाउट क्रेडिट मिलेगी, क्योंकि अब आप टैक्सेबल होने वाले हो, या फिर अब आप सेक्शन 10 से सेक्शन 9 में आने वाले हो, तो आपको आईटीसी कैपिटल गुड्स पे मिलेगी, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन आउट ऑफ टोटल लाइफ क्या करना है, वापस से वही कैलकुलेशन करना है कि टोटल लाइफ में से आपने 5 साल में से कितने साल आपने उसको यूज कर लिया एग्जम्प्ट या फिर सेक्शन 10 के पर्पस के लिए, वो जो टाइम है उसको कन्वर्ट करो क्वार्टर में, टोटल आईटीसी में से दिस एग्जम्प्ट पीरियड की आईटीसी रिवर्स कर दो बाय कैलकुलेटिंग 5% पर क्वार्टर, रिमेनिंग जो क्रेडिट है वो यहां पे आप ले पाओगे। सो दैट इज व्हाट दिस सब रूल 1 क्लॉज ए इज सेइंग, सब रूल 1 क्लॉज ए इज सेइंग। उसके बाद क्लॉज बी इज मोर अबाउट इन प्रोसीजर। क्लॉज बी क्या बोल रहा है कि आप जो कुछ भी 18(1) में आईटीसी क्लेम कर रहे हो, भले ही आप क्लॉज ए में क्लेम कर रहे हो, बी में क्लेम कर रहे हो, सी में क्लेम कर रहे हो, डी में क्लेम कर रहे हो, जो कोई भी आईटीसी आप 18(1) में क्लेम करना चाहते हो, वो आईटीसी आप क्लेम करने के लिए आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा, आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा, बिकॉज सॉफ्टवेयर को तो पता नहीं चलेगा ना कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है। आप अगर कुछ फॉर्म फाइल नहीं करोगे तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो कि ऑनलाइन मेंटेन हो रहा है, वहां पे ये क्रेडिट की अमाउंट जाएगी कैसे? तो ये अमाउंट उधर डालने के लिए आपको फॉर्म फाइल करना है, कौन सा, ITC 01। कैसे? यू नीड टू फाइल इट इलेक्ट्रॉनिकली। सो दिस इज नोन एज इन डिक्लेरेशन, दिस इज नॉट अ रिटर्न, अंडरस्टैंड, दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, दिस इज नोन एज इन डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में क्या रहेगा, डिक्लेरेशन में आपको सारे स्टॉक की डिटेल देनी रहती है कि आपके पास उस दिन कितना स्टॉक पड़ा था, क्या क्या स्टॉक पड़ा था, कितना केजी, उसका इनवॉइस कौन सा, वो इनवॉइस का नंबर कौन सा, किससे आपने खरीदा, वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पे ITC 01 में डालनी है। कितने दिनों के अंदर आपको ये डिटेल डालनी है? विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल टू अवेल। सो जिस दिन आप क्रेडिट अवेल से अवेलमेंट के लिए एलिजिबल हुए, उसके 30 डेज के अंदर ये डिटेल आपको डालनी है इन द फॉर्म ऑफ GST ITC 01। आप जैसे ये डालोगे तभी जाके वो आपके क्रेडिट लेजर के अंदर ये बैलेंस दिखने लगेगा। So this is a mandatory, this is not an optional. So every registered person who want to take an advantage of 18(1), कोई भी क्लॉज में सिर्फ इनपुट की बात करो तो वो आएगा A और B में, इनपुट कैपिटल गुड्स दोनों की बात करो तो आएगा वो C और D में। आप कोई भी ITC क्लेम करना चाहते हो, वो ITC क्लेम करने के लिए आपको ये ITC 01 फाइल करना है, ठीक है, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बिकमिंग एलिजिबल। क्लॉज इज नथिंग कि ये ITC 01 में क्या डिटेल रहेगी। सो आपके पास क्या डिटेल रहेगी, स्टॉक की डिटेल रहेगी, सेपरेट लिखा हुआ है क्लॉज A ऑफ 18(1) हो सकता है वो, तो उसका डिटेल क्लॉज B के लिए भी हो सकता है। तो स्पेसिफिकली सारे क्लॉजेस को मेंशन कर दिया है कि आपको इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे, बिकॉज सारे की डेट अलग थी ना, तो उन सारे का स्टॉक का डिटेल, क्योंकि सारी डेट अलग थी, तो ये जो रिस्पेक्टिव डेट थी 18(1) A, B, C और D में I'm sorry, 18(1) A, B, C, D में वो वाली अमाउंट आपको यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट अ कंटेन ऑफ दिस ITC 01 कि हमको क्या डिटेल देनी है, मोर अबाउट प्रोसीजर। दिस D इज इंपॉर्टेंट इन द टर्म्स ऑफ प्रोसीजर कि अगर आपकी ITC जो आप क्लेम कर रहे हो 18(1) में वो होती है मोर देन 2 लाख रुपीज, होती है मोर देन 2 लाख रुपीज, देन
you also need to take a certificate from a chartered accountant or the cost accountant. So there is a scope here for us. तो बिजनेस यहाँ पे है. अगर वो ITC 2 लाख से ज्यादा है तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग उनके पास से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो भी देना पड़ेगा. और ये जो सारी डिटेल आप दे रहे हो ना ITC क्लेम करने के लिए, वो लोग वो वेरीफाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग GSTR 1 से या फिर GSTR 4 से. तो वो भी यहाँ पे है प्रोविजन. तो ये जो पूरा रूल 40 सब रूल 1 यहाँ पे खत्म हुआ, जो कि पूरा का पूरा डेडिकेटेड था किसके लिए? सेक्शन 18(1) के लिए. और उसमें भी अगर मैं बोलूं तो कैपिटल गुड्स के लिए स्पेसिफिकली क्लॉज ए तो कैपिटल गुड्स के लिए ही था. उसके बाद वाले क्लॉजेस थे वो कॉमन क्लॉजेस थे पूरे सेक्शन 18(1) के लिए. तो ये रूल 40 सब रूल 1 इज स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू योर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1. अब आते हैं रूल 40 सब रूल 2 में. क्या है रूल 40 सब रूल 2? द अमाउंट ऑफ क्रेडिट in respect of the supply of capital goods and the plant and machinery. In respect of supply of capital goods and plant and machinery. याद आया ये कहाँ पे आता था सेक्शन 18 में? ये सेक्शन 18 में आता था सबसेक्शन 6 में. हाँ सही हो आप, सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 में ये आता था. तो यहाँ पे हमने बोला था ना कैलकुलेशन करना है, तो वो भी वापस से वही चीज बोल रहा है कि आपको कंपैरिजन करना है. किसके साथ कंपैरिजन करना है? वहां पे परसेंटेज नहीं लिखे थे, जबकि मैंने वो बोल दिए थे आपको कि 5% पर क्वार्टर के हिसाब से. तो ये रूल क्या कर रहा है? सब रूल 2 क्या कर रहा है? कुछ और नहीं कर रहा है. बाय रिड्यूसिंग इनपुट टैक्स ऑन द सेड गुड्स एट द रेट ऑफ 5% पर क्वार्टर फॉर एवरी क्वार्टर और द पार्ट देयरऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. सो फॉर सच गुड्स. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? कैपिटल गुड्स अगर आप सप्लाई कर रहे हो, वापस से मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूं इसका भी. कैपिटल गुड्स अगर आप आफ्टर यूज सप्लाई कर रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको निकालना है कि कितनी लाइफ आपने यूज किया और कितनी रिमेनिंग लाइफ है आउट ऑफ टोटल 5 years. तो जितनी लाइफ आपने यूज किया वो क्रेडिट आपकी. तो आप निकाल लो 5% पर क्वार्टर के हिसाब से आपने कितनी लाइफ यूज किया. सो अगर 5 साल में से 2.5 साल अगर आपने यूज किया है, अगर 5 साल में से 2.5 साल अगर आपने यूज किया है तो 50% क्रेडिट आपकी, बाकी की 50% आपको रिवर्स करनी पड़ेगी. लेकिन ये कैलकुलेशन परसेंटेज में नहीं कर रहे हम, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं 5% पर क्वार्टर के हिसाब से. सो आप टाइम पीरियड को क्वार्टर में कन्वर्ट कर रहे हो. पार्ट ऑफ द क्वार्टर ट्रीटेड एज अ फुल क्वार्टर. तो आप निकाल रहे हो बेसिकली कि रिमेनिंग लाइफ कितनी है, तो आप रिवर्स कर रहे हो, वो रिमेनिंग लाइफ पर रिवर्स कर रहे हो. ये जो 5% पर क्वार्टर आपने कैलकुलेट किया वो तो रिटेनिंग था, उतना क्रेडिट आपने रिटेन किया था. जबकि रिवर्सल आप कर रहे हो वो बैलेंस अमाउंट ऑफ रिवर्स कर रहे हो. तो उसको आप कंपेयर करोगे ट्रांजैक्शन वैल्यू से. 18(6) बोल रहा था बहुत क्लियरली कि आप उसको कंपेयर करो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे. ट्रांजैक्शन वैल्यू मतलब क्या कि आपका अगर प्रोपोर्शनल रिवर्सल आ रहा है 50,000, अब कंपेयर करो आप कैपिटल गुड्स कितने में बेच रहे हो. तो जितने में आप बेच रहे हो उससे आप रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई करो एप्लीकेबल टू योर कैपिटल गुड्स. तो अगर आप नॉर्मल सेल्स इनवॉइस जैसे बनाते हो इसी सब कैलकुलेशन करो और फाइंड करो व्हाट इज एन हायर अमाउंट, और वो हायर अमाउंट दैट यू नीड टू पे. नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द रिफैक्टरी मटेरियल्स, रिफैक्टरी मोल्ड डाइज जिक्स, उन केस में ये एप्लीकेबल नहीं है कंपैरिजन. सीधा वहां पे तो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे टैक्स पे होता था. फाइन. सो दिस वाज समथिंग अबाउट योर होल रूल 40. रूल 40 आर एप्लीकेबल टू सेक्शन 18(1) as well as 18(6). मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों के लिए. 18(1) was my starting point of 18 and 18(6) was my end point of section 18. So 41 for 18(1), 42 for 18(6). तो इस तरीके से एप्लीकेबिलिटी है ये रूल 40 की. रूल 41 जैसा कि मैंने बोला था, इन केस ऑफ ट्रांसफर बाय वे ऑफ सेल, मर्जर, अमालगमेशन, लीज, तो वो केस में आपको ये ITC 02 फाइल करना है, सर्टिफिकेट लेना है, ये प्रोसीजर है. तो आप देखोगे समझ में आएगा. आई एम नॉट मच गोइंग इनटू इट. रूल 44 है मैनर ऑफ रिवर्सल ऑफ क्रेडिट अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस. मैनर ऑफ रिवर्सल, वहां पे क्या था? मैनर ऑफ अवेलमेंट. 40 में था अवेलमेंट के बारे में ज्यादा बात थी. हाँ रिवर्सल भी था, लेकिन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अवेलमेंट की ज्यादा हेडिंग में ज्यादा बात उसकी हुई थी अवेलमेंट के बारे में. ये क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले एप्लीकेबल किसको होगा? ये एप्लीकेबल होगा सेक्शन 18, क्योंकि देखो 18(1) में रूल का रेफरेंस आता था, वो कवर हो गया हमारा 40 में. 18(6) में रूल का रेफरेंस आता था, वो कवर हो गया हमारा रूल 40 में. 18(2) में कोई रूल की एप्लीकेबिलिटी की जरूरत नहीं थी बिकॉज दैट इज सम जस्ट अ टाइम लिमिट ऑफ 1 year. 18(3) ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट थी, तो उसके लिए हमारा ऊपर आ गया रूल 41. अब रहा कौन सा? 18(4) और 18(5). तो 18(5) तो रेफरेंस था रूल का, तो बाकी कौन सा रहा? 18(4). 18(4) क्या था कि पहले टैक्सेबल नाउ एग्जाम, पहले सेक्शन 9
नाउ सेक्शन 10, तो वहां पे आपको इनपुट पे क्रेडिट रिवर्स करने में कोई कैलकुलेशन की दिक्कत नहीं आती है। आपको दिक्कत आती है कब? आपको दिक्कत आती है कैपिटल गुड्स के कैलकुलेशन में। तो दिस इज समथिंग एप्लीकेबल इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा ही फर्क पड़ रहा है। हमने जो सारा कैलकुलेशन जो किया था अब तक कैपिटल गुड्स पे, वो कैसे किया था कैलकुलेशन? 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, जबकि यहां पे हम क्या करेंगे? मंथ में कैलकुलेशन करेंगे और मंथ में निकालेंगे कितनी लाइफ उसकी बचती है और उस हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। सो लेट्स सी सब रूल 1, द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिलेटिंग टू इनपुट हेल्ड इन अ स्टॉक, इनपुट कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स or finished goods which are held in a stock and on the capital goods which are held in a stock shall for the purpose of subsection 4 of section 18 or subsection 5 of section 29। तो सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 क्या था आपको मैं रिमाइंड करा दूं। अगर आप रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर रहे हो, कैंसिल हो गया आपका रजिस्ट्रेशन, तो वो केस में आपको पे करना पड़ता था ना। वहां पे मैंने बोला था कि आईटीसी प्रोविजन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब कितने ने ध्यान से सुना, कितने को याद है, वो आपका इंडिविजुअल क्वेश्चन है। तो सेक्शन 29 क्या था आपका? कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो वो केस में भी आपको कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? तो वो केस में भी आपको रूल होता है रूल 44। कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है? रूल 44 आपको एप्लीकेबल होता है। सो अगर आप तो कवर हो रहे हो 18(4) में या आप कवर हो रहे हो सेक्शन 29 सबसेक्शन 5 में, तो आपको ये पर्टिकुलर रूल एप्लीकेबल होता है। सो एप्लीकेबिलिटी की बात की हमको सब रूल 1 में। कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम? फॉर इनपुट we need to calculate proportionately on the basis of corresponding invoices on which credit has been availed। क्या करना है? जिस दिन आपने कैंसिलेशन करवाया या फिर जिस दिन आप शिफ्ट हो रहे हो सेक्शन 9 से सेक्शन 10 में, या फिर जिस दिन वो कन्वर्ट हो रहा है टैक्सेबल टू 100% एग्जम्पशन में, उस दिन देख लो आपके पास कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है। मे बी इन एज सच कंडीशन, मे बी कंटेन इन सेमी फिनिश्ड गुड्स, मे बी कंटेन इन फिनिश्ड गुड्स व्हिच आर देयर इन अ स्टॉक। अब देख लो कितना इनपुट आपके पास इन एनी फॉर्म, इन सेमी कंडीशन या फिर इन फिनिश्ड गुड कंडीशन, कितना इनपुट आपके पास पड़ा हुआ है। वो सारे पे आपने कितनी आईटीसी ली है बाय वे ऑफ फाइंडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग इनवॉइसेस। आप इसमें फीफो मेथड यूज कर सकते हो, विच इज वैलिडली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग मेथड ऑफ इन्वेंट्री। सो फीफो मेथड को यूज करके आप निकालो कितनी आईटीसी यहाँ पे इन्वॉल्व होगी आपके हिसाब से, और वो आईटीसी आप रिवर्स करो। कहां से? पहले इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से। आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से इसको रिवर्स करो। अगर क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आप रिमेनिंग अमाउंट कैश में पे करो। एक्सेस अमाउंट है तो आप रिमेनिंग क्रेडिट जो बैलेंस रहती है आफ्टर रिवर्सल अंडर दिस सब रूल, आप बाकी के अमाउंट को लैप्स कर दो, वो ऑटोमेटिक लैप्स ही हो जाएगा। सो दैट इज समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। सो दैट इज समथिंग which they are talking about an input here. Now clause B, in case of clause B they are talking about the capital goods। तो जैसे कि मैंने बात किया कि यहां पे सिर्फ थोड़ा डिफरेंस आता है that in case of capital goods, in case of capital goods अब तक जो हमने पूरा कैलकुलेशन किया था, अब तक जो हमने जितना भी कैलकुलेशन किया था वो सारे के सारा कैलकुलेशन आ रहा था 5% पर क्वार्टर के हिसाब से, 5% पर क्वार्टर के हिसाब से। लेकिन यहां पे देयर इज समथिंग विच इज डिफरेंट। तो यहां पे आपका कैलकुलेशन आपको किस तरीके से करना है? यहां पे आप 5% पर क्वार्टर के हिसाब से कैपिटल गुड्स में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो। सबसे पहले तो हम यहां पे कर क्या रहे हैं? यहां पे हम आईटीसी रिवर्स कर रहे हैं। कौन से केस में? 3 केसेस कवर हुए हैं अभी। तो ये रूल 44 इज एप्लीकेबल टू 3 केसेस। कौन से 3 केसेस है? एक है हमारा कन्वर्जन फ्रॉम सेक्शन 9 टू सेक्शन 10, दूसरा है हमारा कन्वर्जन ऑफ टैक्सेबल इनटू एन एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट, और तीसरा है हमारा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 29 सबसेक्शन 5। तो ये तीनों केस में ऑन द डे व्हेन दिस इवेंट इज अकरिंग, कैपिटल गुड जितना पड़ा है आप उसको फाइंड करो। आपने कब खरीदा था? 5 साल से पहले खरीदा हुआ है, शांति से सो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 साल के अंदर इसकी अगर परचेज डेट आती है तो आप निकालो कि आपने कब परचेज किया और आज के दिन तक, इवेंट जिस दिन अकर हुई उस दिन तक कितने महीने आते हैं। जितने महीने आते हैं उतने महीने तो आपने यूज किया ना वैलिड पर्पस के लिए, उतनी क्रेडिट तो आपकी ही थी, बाकी की रिवर्स करनी है हमें। तो आपको पूरी लाइफ स्प्लिट करनी है 60 महीने में। उस 60 महीनों को आपको 2 रेशियो में स्प्लिट करना है कि आप यहां पे मंथ में ही कैलकुलेशन आता है, उतना ही फर्क है। जबकि अब तक हमने जो पूरा कैलकुलेशन किया था वो सारे का सारा कैलकुलेशन क्वार्टरली कैलकुलेशन था। 5% पर क्वार्टर के हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया था। यहां पे सिर्फ उतना ही डिफरेंस आता है
कि ये जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन इज प्योरली मेड ऑन द बेसिस ऑफ मंथली। तो आप पूरी लाइफ को, कैपिटल गुड्स की लाइफ को स्प्लिट करो महीनों में, बिकॉज उसकी लाइफ तो 5 साल ही एज्यूम है, तो 60 महीने ही होंगे। वो लाइफ में से कितनी लाइफ है जो आपने अपने लिए यूज किया है और कितनी लाइफ है जो आप यूज अब नहीं कर पाओगे, या फिर कर पाओगे तो वो भी एग्जाम पर्पस के लिए यूज कर पाओगे, तो इन दोनों केसेस आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। सो टू द एक्सटेंट फॉर रिमेनिंग लाइफ हियर यू आर पेइंग टैक्स। तो वही बोल रहे हैं कि अगर आपने कैपिटल गुड्स यू हैव यूज फॉर 4 years एंड 6 months एंड 15 days, तो कितना हो गया? द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वुड बी 5 months, अगर आप 60 गिनो तो, क्योंकि 12 into 4 48, 48 plus 6 would be your 54 or this 15 days are treated as a full month, so 55 months. So total 55 month you have used, total 55 month you have used for a taxable purpose or a valid purpose. तो आप बाकी के कितने महीने रहे हैं? 5 महीने रहे हैं, बाकी के 5 महीने रहे हैं, तो 5 महीनों पे ही आपको आईटीसी रिवर्स करना है। तो आपको कितना ढूंढना है टोटल आईटीसी का? 5 divided by 6, दिस इज समथिंग व्हाट यू आर गोना पे अंडर दिस रूल 44। ये आप पे करोगे अंडर रूल 44 रिमेनिंग लाइफ पे। हाँ, तो इनपुट के लिए आप प्रोपोर्शनेटली ऑन द बेस ऑफ इनवर्स कैलकुलेट करोगे, कैपिटल गुड्स के लिए आप लाइफ 5 years ऑन द बेस ऑफ मंथ। हाँ, यहां पे ध्यान से सुनो वापिस से, अगर ट्रांजेक्शन इज गेटिंग कवर्ड अंडर 18.4 देन इज अ मंथली कैलकुलेशन। In case of 18.1 and 18.6 it is a 5% per quarter calculation. ओवरलैपिंग होता है, मैं आता हूं आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको, ओवरलैपिंग होता है, लेकिन फिर भी मैंने जो बोला वही फाइनल है। सब रूल 2 कुछ नहीं है, आपको इंडिविजुअल कैलकुलेशन करना है सारे डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस के लिए। सब रूल 3 क्या बोल रहा है? वेयर द टैक्स इनवॉइस रिलेटेड टू इनपुट हेल्ड इन स्टॉक आर नॉट अवेलेबल। आपने बोला मेरे पास इनवॉइस ही नहीं है, तो क्या करना है? तो आप मार्केट वैल्यू देखो उसकी गुड्स की क्या है, उस पर क्या एप्लीकेबल रेट है, आप उस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हो। हाँ, तो ये तो अगेन इज अ पार्ट ऑफ प्रोसीजर। सब रूल 4 क्या बोल रहा है? जैसे हमने क्रेडिट अवेल करने के लिए भी आईटीसी 01 या आईटीसी 02 फाइल किया था ना। आईटीसी 01 था हमारा 18.1 वाली कंडीशन के लिए, आईटीसी 02 था हमारा इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ बिजनेस कंडीशन के लिए। तो अब आएगा नंबर, वो कौन सा आएगा? आईटीसी 03। आईटीसी 03 अगर आपकी सिचुएशन कौन सी है? 18.4 वाली। अगर आपकी सिचुएशन है 29.5 वाली कैंसिलेशन वाली, तो वो कैंसिलेशन में तो हमें पता है कि हम फाइनल रिटर्न फाइल करेंगे जीएसटीआर 10, तो वो केस में आपको फाइल करने की जरूरत नहीं है आईटीसी 03। हाँ, सो अगर आप कवर होते हो 18.4 में तो आप फाइल करोगे आईटीसी 03। अगर आप कवर होते हो 29.5 में इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप फाइल करोगे जीएसटीआर 10। ठीक है, और ये सारे डिटेल नाउ यहाँ पे देखो, सब रूल फाइल क्या होता है? that this has to be certified by the chartered or the cost accountant, chartered accountant or a cost accountant। यहाँ पे कोई monetary limit नहीं है, so this is something applicable in any case। so ना हमको बोला जाता है ना कि जिंदा एलिफेंट या फिर जिंदा हाथी is valuable, even a dead elephant is more valuable। तो इसी तरीके से अगर किसी का बिजनेस बंद भी हो रहा है तो जाते जाते भी उसको हमारी टाटा बाय बाय सी यू के लिए भी ये जरूरत पड़ेगी। Then there is a last something which is creating a controversy to many। Sub rule 6 क्या बोल रहा है कि the same principle also applicable in this 18.6। 18.6 क्या था हमारा? Supply of capital goods। तो supply of capital goods has been specifically covered under rule 40। तो वापिस से अगर यहाँ पे applicable कर दोगे तो वापिस से दिक्कत आ जाएगी। So मेरे हिसाब से in case of supply of capital goods I'll not go in this rule 44। I prefer to go in rule 40 सब rule 2 में, मैं उसमें जाना पसंद करूंगा, या मंथली वैल्यू में नहीं आऊंगा, बिकॉज वहां पे मुझे मेरे हिसाब से बेनिफिट ज्यादा है। ठीक है, सो ये थे हमारे रूल्स, और आप ये रूल्स को मैंने, तो ये जो चार्ट है हमारे, ये सारे चार्ट जो मैंने बनाए हैं, तो उसमें जहां जहां रूल की जरूरत है वो रूल को भी डाला हुआ है। आप इससे बेटर चार्ट बना सकते हो, आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट, जहां पे आप रूल की भी ज्यादा इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हो। आप जितना एक दूसरे के पास लाओगे सेक्शंस और रूल्स को, उतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो यहाँ तो सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए मैंने ये समरी बनाई है, आप शांति से देखना, मैं आपको ये भेज रहा हूं पोस्ट लेक्चर। तो ये आप शांति से देख लेना। अब आते हैं कुछ मॉड्यूल्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे।
मॉड्यूल के कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आता है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. पहले सिचुएशन समझेंगे, उसमें से पहले तो समझेंगे ये सेक्शन 18 में कौन सी सबसेक्शन में या कौन से क्लॉज की सिचुएशन है, बिकॉज वो ही सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है. Mr. X becomes liable to pay tax on 1st December. X becomes liable to pay tax on the 1st December and obtain registration on 15th December. Liable on 1st December, obtain registration on 15th December. So registration उसने ले लिया within 30 days. Registration उसने ले लिया within 30 days. कौन सी सिचुएशन है? Yes, you are right. The situation is 18(1) clause A. Clause A क्या बोल रहा था? अगर 30 days के अंदर अप्लाई कर देता है तो the day when he become liable, so that is your 1st December, उस दिन से उसको ITC मिल जाएगी. उस दिन से पहले वाले दिन की जो बैलेंस रहेगा. सो इन आर केस 30th of November का जो बैलेंस रहेगा वो 30th of November का जो बैलेंस है उस पर आपको ITC मिल जाएगी. लेकिन यहाँ पे आपको ITC किसकी मिलती है? सिर्फ इनपुट एंड इनपुट. नो इनपुट सर्विस, नो कैपिटल गुड्स. हाँ, तो वो स्लिप हो जाता है बहुत बार. ये कैपिटल गुड्स 18(1) में नहीं है. तो देखो उसने क्या बोला फिर आगे हमें बोल रहे हैं that GST paid goods lying in the premises of Messer X Limited on 30th of November are as follows. क्या है? रॉ मटेरियल है. कैपिटल गुड्स कवर होगा? नहीं होगा. रॉ मटेरियल लाइंग इन WIP, रॉ मटेरियल लाइंग इन फिनिश गुड्स. तो कैपिटल गुड्स कवर नहीं होता है. सो हमें ITC मिलेगी 36,000 की, बिकॉज 30th November इज द डे बिफोर ही बिकम लायबल. दिस इज द डे बिफोर ही बिकम लायबल. तो ये 3 अमाउंट है जिसपे हमें ITC मिलेगी. सो फार एज दिस इज कंसर्न, इस पे हमें ITC नहीं मिलने वाली है. नहीं मिलने वाली है. तो ये अमाउंट पे हमें ITC नहीं मिलेगी, ये 3 पे मिलेगी. ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि एलिजिबल अमाउंट ऑफ ITC कितनी रहेगी. तो वही हमने फाइंड किया यहाँ पे 3,06,000 भी एलिजिबल ITC. इन तीनों का टोटल इज एलिजिबल ITC. टाइम लिमिट फॉर सबमिटिंग अ डिक्लेरेशन हमें पता है दैट ITC 01 वी नीड टू फाइल within 30 days from the day when he become eligible. He become eligible on 14th November. Sorry, 15th of December. So within 30 days वहां से काउंट होता है, यहाँ से, not from the 1st December. तो आपके 30 days काउंट होता है यहाँ से. हाँ, तो आपको ITC 01 फाइल करना है by 14th of January. 14th of January तक आपको फाइल करना है. और क्योंकि ITC के अमाउंट इज एक्सीडिंग 2 lakh rupees, certificate from the chartered accountant is also required. Certification required or not. और नोट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? कैन नॉट अवेल ITC ऑन कैपिटल गुड्स, क्योंकि 18(1)(a is not covering capital goods, only input, even not in input services. तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन. आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. सो पहले पढ़ के हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि ये कौन सी सिचुएशन है. सो मिस्टर ए अप्लाइड फॉर, समझ में आ गया कौन सी सिचुएशन? वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन 18(1)(b. 18(1)(b) क्या बोलता है? इन केस ऑफ वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन, डे ऑफ रजिस्ट्रेशन के प्रीवियस डे का बैलेंस पे आपको ITC मिलेगी. सो अप्लाई किया उसने 22 तारीख को, ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन ऑन 25th. तो 25th नवंबर के आगे वाला दिन, जो 24th नवंबर का क्लोजिंग स्टॉक है, उस पे आपको ITC मिलेगी. लेकिन यहाँ हमारे पास इंफॉर्मेशन 21st की है कि उस दिन ओपनिंग बैलेंस कितना था, परचेज कितना किया था, सोल्ड कितना किया था, वो इन्फॉर्मेशन है. और 24th की भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन परचेज वाली और सोल्ड वाली. तो हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि 24th नवंबर को ए इज ऑल्सो परचेज ए प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 2 lakh, GST 28% के हिसाब से. ए परचेज गुड्स एट ए यूनिफॉर्म रेट ऑफ ₹100 per unit, GST पेड एट 18%. यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट एलिजिबल ITC. तो सबसे पहले हम यूनिट फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम 12 तारीख से आए कि ओपनिंग बैलेंस इतना था, इतना परचेज किया. सो ऐड हुआ 32, उसमें से 8 बिक गया. सो 32 माइनस 8 दैट कम्स टू 24. 24 के बाद बीच में अगर एज्यूम करते हैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो 24 को नया परचेज हुआ 5. सो 24 प्लस 5 बिकम्स 29. सेल किया हमने 15,000 24th को, तो 29 माइनस 15 दैट कम्स टू 14,000 यूनिट. So I was having 14,000 unit on a stock
on 24th of November. Why 24th of November? The day before obtaining a registration certificate. So 24,000 यूनिट थे, उसका एक का प्राइस था 100, so मल्टीप्लाई करके हमने 14 लाख निकाला, उस पर हमने 18% अप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल गुड्स की आईटीसी नहीं मिलती है, तो आईटीसी एलिजिबल वुड बी 18% ऑफ दिस 14 लाख, दैट इज 2,52,000. कौन सी सिचुएशन? 18(1)(b) वाली सिचुएशन है ये. आगे बढ़ते हैं. एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल 60 है आपके मॉड्यूल का ये. So have used this ICMI material for your education purpose, तो आपको अच्छे से समझ में आए. I don't claim any copyright of this material. मैं आपको पहले से बोल देता हूँ, ये आपका एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने मॉड्यूल से फॉर रेफरेंस पर्पस आई हैव टेकन अ snapshot. Let's see questions. Example 60 of your module. Mr. C, a registered taxable person, was paying tax at a composition scheme up to. So composition scheme up to 30th of July. कंपोजिशन स्कीम से अभी कहां पे आएंगे? कौन से वाली स्कीम में आएंगे? कंपोजिशन स्कीम से हम आएंगे अब नॉर्मल स्कीम में. सो फ्रॉम 31st July C becomes liable to pay tax under regular scheme. मतलब पहले सेक्शन 10 में था up to 30th July. From 31st July he becomes liable under regular scheme. तो ये कौन सी सिचुएशन है हमारी? 18(1)(c) वाली. यहाँ पे दोनों के क्रेडिट मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए. यहाँ पे आपको इनपुट एज वेल एज कैपिटल गुड्स दोनों की आईटीसी मिलेगी. कब मिलेगी? 31st जुलाई के आगे वाला दिन. सो 30th जुलाई का क्लोजिंग बैलेंस जो है उस पर आपको आईटीसी मिलेगी. सो इनपुट एज ऑन 30th of July 3,54,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी 18%. मतलब आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा 118 से डिवाइड करके, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स. सो दिस इज 118. सो 118 पे 3,54,000, तो 18 पे कितना, उस हिसाब से आपको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा. और कैपिटल गुड्स पे भी यहाँ पे हमें आईटीसी मिलती है. तो कैपिटल गुड्स वी हैव परचेज 5 लाख रुपीज का, जिसपे हमने परचेज किया था, जिसको 22 अप्रैल 2017 को, और रेट है 18% के हिसाब से. फाइंड एलिजिबल आईटीसी टू मिस्टर सी. नोट मिस्टर सी नॉट अवेल डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी. दैट इज फाइन. तो सबसे पहले तो ये 54,000 हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया? रिवर्स कैलकुलेशन जैसे हम करेंगे 3,54,000 कैसे करेंगे रिवर्स कैलकुलेशन? दिस 3,54,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 18. अब जैसे ये करोगे आपके पास आएगा 54,000. आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स इज समथिंग विच वी नीड टू फाइंड आउट. कैसे हमने फाइंड किया है ये आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स? एक ही क्वार्टर के लिए आप देखो, 2 अप्रैल से लेके आपका क्वार्टर अप्रैल मई और जून. अप्रैल मई और जून गलती है मेरे को लगता है 5% पर क्वार्टर. इस पे आईटीसी आ रही है 18% के हिसाब से. यहाँ पे इंक्लूसिव नहीं बोला है, तो ये 90,000. तो आपने जितने क्वार्टर यूज किया है, आपने जितने क्वार्टर एग्जाम पर्पस के लिए यूज किया है, उतने क्वार्टर की आपको आईटीसी नहीं मिलेगी. आपने परचेज किया इसको 22 अप्रैल 2017 को. सो अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर. पार्ट ऑफ द क्वार्टर ट्रीटेड एज अ फुल क्वार्टर. मेरे हिसाब से आना चाहिए वहां मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, क्योंकि पार्ट ऑफ द क्वार्टर इज ट्रीटेड एज अ फुल क्वार्टर. तो 2 क्वार्टर के लिए आपका यहाँ पे यूज हुआ है, 2 क्वार्टर के लिए क्लियर यूज हुआ है. अगर ये जून होता ना तो एक ही क्वार्टर आता, क्योंकि यहाँ पे जुलाई है तो 2 क्वार्टर. सो 2 क्वार्टर में आपको 10% निकालना पड़ेगा. सो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको रिवर्सल करना पड़ेगा, वो होगा 9,000. रिमेनिंग आईटीसी यू कैन अवेल. लेट्स सी द वर्डिंग्स ऑफ सेक्शन 18. क्या बोलता है? कंफ्यूजन है मुझे यहाँ पे. shall be entitled to take the credit of input tax in respect of capital goods on the day immediately preceding. So that is something which is getting covered in this rule. Or part thereof. It's very clearly written. So the answer is wrong from the date of invoice. So answer is wrong. यहाँ पे आएगा आपका 2 quarters only. So you need to reverse 10%.
ठीक है, यहाँ पे आएगा 2, एक नहीं आएगा। Anyways, let's move on the next question. Example 61 of your module. Messrs A Limited sold plant and machinery. कौन सी situation? 18/6. कौन सी situation? 18/6. After being used in the manufacturing goods for 4 lakh rupees on 1st of November 2018. GST is payable on the transaction value at the rate of 18%. तो उसने एक तो कंपेरेबल आएगा, आपको 18/6 में पता है कि 5% पर क्वार्टर यू नीड टू कंपेयर विद द ट्रांजैक्शन वैल्यू टैक्स व्हिच एवर इज हायर दैट यू नीड टू पे। सो उसने बेचा कितने में? 4 लाख रुपए में बेचा है उसने 1 नवंबर को 18% के हिसाब से, एंड दिस वाज परचेज्ड ऑन 22 नवंबर 17, 5,50,000 प्लस 18% जीएसटी। उसने खरीदा था नवंबर 2017 में, बेचा नवंबर 1 2018 को। तो यहाँ पे क्वार्टर हमें गिनने पड़ेंगे। सो पहला क्वार्टर हमारा कौन सा है? वी नीड टू फाइंड आउट अंडर 18/6 में कितना पेमेंट करना है। सो क्वेश्चन इज ऑफ 18/6 वी अंडरस्टूड। तो सबसे पहले तो आईटीसी कितनी ली होगी हमने? 5,50,000 मल्टीप्लाई 18%। सो ओरिजिनल आईटीसी हमने जो ली होगी वो 99,000 की ली होगी। कैसे? इस तरीके से। और क्वार्टर अभी 5% पर क्वार्टर के हिसाब से क्रेडिट हम रिटेन करेंगे, बैलेंस रिवर्स करना है। सो क्वार्टर कैसे गिनेंगे? क्वार्टर कैसे गिनेंगे हम? प्लीज अंडरस्टैंड। क्वार्टर गिनने के लिए हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? सबसे पहला तो आएगा ये क्वार्टर कौन सा आपका? अक्टूबर 17 टू दिसंबर 17। उसके बाद आएगा आपका जैन 18 टू मार्च 18। उसके बाद आएगा आपका अप्रैल 18 टू जून 18, देन जुलाई 18 टू September 18, क्योंकि नवंबर ऑल्सो देयर, नवंबर इज ऑल्सो देयर, तो ये क्वार्टर भी आएगा आपका अक्टूबर 18 टू दिसंबर 18 का भी फुल क्वार्टर गिना जाएगा। सो टोटल कितने क्वार्टर हो गए हमारे? 1 2 3 4 5। सो 5 क्वार्टर के लिए हमने यूज किया है, 5 क्वार्टर के लिए हमने यूज किया है। इस तरीके से, तो इस तरीके से हमने ये कैलकुलेट किया कि इस तरीके से 5 क्वार्टर के लिए यूज हुआ है। तो 5 क्वार्टर 5% पर क्वार्टर इज 25, 5% पर क्वार्टर 25% रिडक्शन। दिस इज अ क्रेडिट विच आई कैन अवेल, दिस इज अ क्रेडिट विच आई कैन अवेल। हाँ, तो ये क्रेडिट तो मैं रिटेन करूंगा। सो बैलेंस आईटीसी 99,000 में से बैलेंस आईटीसी है जो मैं रिवर्स करूंगा। और ट्रांजैक्शन वैल्यू के हिसाब से कितना टैक्स आएगा? हमने 4 लाख में बेचा है, 18% अगर उसका हम गिने तो कितना आता है? 72,000। तो हमारा रूल क्या बोल रहा है हमें? हमारा रूल हमें बोल रहा है विच एवर इज हायर, सो व्हाट अमाउंट वी विल बी पेइंग? 74 to 50 would be paying. So that is what this final answer. Pay amount equal to input tax credit. So therefore he is liable to pay whichever is higher के हिसाब से इसको 74 to 50 he is required to pay. So this is something about your example 61 of your module. So this is the last example which we need to do today, and then we'll stop here for the day. Please pay attention. Example 62 of your module. The goods manufactured by Royal Limited have been exempted. So now it become exempted from GST with effect from 15 November 2017. 15 November 2017 से ये exempt हुए हैं, exempted from GST with effect from 15 November 2017. ये कौन सी सिचुएशन है हमारी? 18(4) वाली। पहले टैक्सेबल, नाउ exempt। 15 November 17 से exempt हुए हैं। Earlier these goods were liable at the rate of 18%. Input were liable to GST at the rate of 12%. Input हमारा 12% वाला है। Following information has been supplied on 15th November 2017 का following information has been given to us. Input costing 1,44,750 was in a stock. Input costing, this was in a process. Finished goods valuing 4,82,400 were in a stock. Input cost is 50% of the value. The balance of electronic credit ledger is 2,79,104. Also purchase a capital goods of 2 lakh rupees by paying 28%. Invoice की डेट उसकी थी 10th of July 2017. The department has asked Royal Limited to reserve the credit taken, reverse the credit taken because of 18(4). What would be your answer if your ITC balance
रादर देन 2,79,000 अगर वो 29,104 होते तो आपका आंसर डिफर होता या नहीं होता। सो एक बार याद कर लो 18.4 में क्या आया था। 18.4 में आया था कि अगर आपका पहले टैक्सेबल था और अब एग्जम्प्ट हो रहा है तो आपको आईटीसी रिवर्स करनी है। आपको आईटीसी रिवर्स करनी है आपके इनपुट पे इन एनी फॉर्म एज वेल एज आपके कैपिटल गुड्स पे। कैपिटल गुड्स पे मंथली कैलकुलेशन है, इनपुट पे तो सीधा स्टॉक पे हमें परसेंटेज डिफाइन करना है। तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये तीनों है हमारे इनपुट, ये तीनों है हमारे इनपुट। सिर्फ फिनिश गुड्स वाले में ध्यान देना बिकॉज 50% हमें लेना है। सो इनपुट कितना था 1,44,000 एज सच वाला। वी एज्यूम दैट इट इज इंक्लूसिव ऑफ टैक्स। सो 12 नहीं कॉस्ट बोला है ना, नहीं एज्यूम नहीं करेंगे ऐसा, कॉस्टिंग बोला है, कॉस्ट डज नॉट इंक्लूड टैक्स। सो उसका 12% निकाला। सो आ रहा है ये अमाउंट, ये हमें रिवर्स करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज इन अ स्टॉक। वैसे ही हमारा सेमी फिनिश गुड्स था 77,000 का, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आ रही है। फिनिश गुड्स में 50% बिलोंगिंग टू रॉ मटेरियल, तो इसका 50% पहले किया, उसके बाद 12% से मल्टीप्लाई किया तो वो आ रही है 28,000 वाली अमाउंट। कैपिटल गुड्स हमने खरीदा था कब 10 जुलाई 2017 को। हम बाहर कब निकल रहे हैं 15 नवंबर 2017 को। सो जुलाई अक्टूबर सितंबर महीने में कैलकुलेशन आएगा, यहाँ पे क्वार्टरली नहीं आएगा। सो हमने यूज किया उसको जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, पार्ट ऑफ द मंथ फुल मंथ। तो 5 महीनों के लिए हमने यूज किया, 5 महीनों के लिए हमने यूज किया। सो रिमेनिंग लाइफ कितनी रहती है उसकी 55 मंथ हमने यूज नहीं किया। सो हमें रिवर्स करना है 55 मंथ के लिए। हाँ 55 मंथ के लिए। सो 2 लाख का कैपिटल गुड्स था 28% के हिसाब से। सो 2 लाख के कैपिटल गुड्स 28% के हिसाब से अगर हम गिने तो कितनी आती है, और रिमेनिंग लाइफ आते हैं 55 मंथ का, तो प्रोपोर्शनल 55 मंथ। सो दिस इज अमाउंट विच वी नीड टू रिवर्स, क्योंकि जितने पीरियड के लिए 5 महीने के हमने यूज किया वो क्रेडिट तो हमारी है, रिमेनिंग लाइफ का हमको रिवर्स करना है। सो वो अमाउंट आती है 51,000। इन तीनों का टोटल किया कितना आ रहा है 1,06,000। बैलेंस हमारे पास ओरिजिनली कितना था, पार्ट यहाँ पे जो बोला गया था हमें कि हमारे पास आईटीसी का बैलेंस कितना है 2,79,000। सो 2,79,000 का बैलेंस है, उसमें से रिवर्स हुआ। फिर भी बैलेंस बचता है, लेकिन हमें पता है 18.4 क्लियरली बोलता है कि अगर फिर भी बैलेंस बचता है तो दैट बैलेंस विल लैप्स एज ऑन 15 नवंबर। तो बैलेंस का कोई मतलब नहीं है, लैप्स हो जाएगा। अगर बैलेंस कम होता 29,000 ही होता और पे करना पड़ता हमें इतना, तो बाकी का अमाउंट पे करते इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से 77,802 का। सो दिस समथिंग विच यू नीड टू डू एज अ पार्ट ऑफ टुडे। कल के लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में करेंगे। अगर ये क्वेश्चन जितने देखे हमें कोई डाउट तुम्हें रहता है तो यू कैन आस्क मी इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।